हाँ तो जी प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे बाबू, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी गद्य खंड का चौथा चैप्टर है बाबू। चैप्टर का नाम आप सभी देख रहे होंगे अर्धनारीश्वर है। ठीक है, और इसके जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, सिमरिया बेगूसराय बिहार के रहने वाले हैं। यानी कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर पर हम सभी बिहार वासियों का गर्व है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये राष्ट्र कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। और इनके बारे में आज हम लोग पूरी जानकारी को जानेंगे। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, आपने क्लास 10th में हिंदी में पढ़ा होगा जनतंत्र का जन्म। कौन सा था चैप्टर? जनतंत्र का जन्म क्लास 10th में चैप्टर है, आप पढ़े होंगे। और अब हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे अर्धनारीश्वर। ठीक है, अर्धनारीश्वर कहने का अर्धनारीश्वर अर्धनारीश्वर हर पुरुष में स्त्री का गुण होता है और हर स्त्री में पुरुष का गुण होता है, यानी हर नारी में, हर औरत में पुरुष का गुण होता है। ठीक है, वही चीज यहां पर बताया गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग इसको पूरे विस्तार से जानते हैं। चैप्टर कौन है? अर्धनारीश्वर चैप्टर है और इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। यही है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, यही है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म हुआ था बाबू, कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग इनके बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। क्योंकि फर्स्ट वीडियो हम लोगों का रहता है लेखक के बारे में, लेखक परिचय, और दूसरे वीडियो में हम लोग पूरा अर्थ देखते हैं, और तीसरा पे जब वीडियो आएगा बाबू, थर्ड वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरा आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो आप सभी पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर नहीं देखे हैं तो वो आप सभी देख लीजिए। अब तक हम लोग दिगंत भाग 2 जो आप लोगों का हिंदी बुक है, 6 चैप्टर हम लोग ऑलरेडी समाप्त कर चुके हैं। यानी कि 3 चैप्टर बाबू गद्य खंड में और 3 चैप्टर काव्य खंड में, टोटल मिलाकर 6 चैप्टर। ठीक है, तो आज हम लोग गद्य खंड का चौथा चैप्टर है अर्धनारीश्वर। कौन सा चैप्टर है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? अर्धनारीश्वर है, जैसा कि आप सभी यहां पर देख रहे होंगे। और इसके जो लेखक है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। ये देखिए भगवान शिव का है। ठीक है, भगवान शिव और पार्वती जी का फोटो है। यानी कि आधा जो है भगवान शिव है और आधा में माता पार्वती उनकी पत्नी है। ठीक है, यहां पर आप सभी देख रहे होंगे। तो यहां पर आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा है ना? आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बच्चे। ठीक है, इस वीडियो को आप सभी बहुत अच्छे तरीके से देखिए। लेखक परिचय से बाबू ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो पर जी का आशीर्वाद, माता जी का लेकर हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं और पूरे विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। यानी ये बताया गया, तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए 4th नंबर चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? अर्धनारीश्वर। ठीक है, और इसके जो लेखक है यानी जो कवि है, इसके अर्धनारीश्वर 4th नंबर चैप्टर है और इसके जो लेखक है वो रामधारी सिंह दिनकर है बाबू। कौन है? अर्धनारीश्वर 4th नंबर चैप्टर, क्लास 12 हिंदी गद्य खंड का चौथा नंबर चैप्टर बाबू अर्धनारीश्वर। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा। देखिए यहीं से रहेगा हो सके क्वेश्चंस कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है कि अर्धनारीश्वर के लेखक जो है वो रामधारी सिंह दिनकर, जो कि राष्ट्र कवि थे। यहां पर आप सभी फोटो में देख रहे होंगे। ठीक है, अब चलिए इनके बारे में यानी कि लेखक परिचय अब हम लोग जान लेते हैं। क्या देख ले? अब हम लोग जान लेते हैं लेखक परिचय कि इनका जन्म कब हुआ था। देखिए यहां पर मिस प्रिंटिंग है, यानी कि 23 यहां होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? 23 सितंबर 1908। ठीक है, यानी कि 1908, 23 सितंबर 1908 का इनका जन्म हुआ था बाबू। क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। किनका? रामधारी सिंह दिनकर, जो कि राष्ट्र कवि है। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुआ था? इनकी मृत्यु का यदि पूछा जाएगा तो 24 अप्रैल। क्या है बाबू? 24 अप्रैल 1974। क्या है? 24 अप्रैल, ठीक है, 1974 में इनका निधन हो गया था, मृत्यु हो गया था। और ये कहां के रहने वाले थे? इनका जन्म स्थान का है सिमरिया बेगूसराय। क्या है? सिमरिया बेगूसराय, जो कि बिहार में है। ठीक है, तो ज्यादा आप लोगों को परेशान नहीं होना है, क्योंकि बेगूसराय का तो नाम जान ही रहे। सिमरिया वह जगह है जहां इनका जन्म हुआ था। किनका? रामधारी सिंह दिनकर का। समझ में आ गया ना? याद रखना है बाबू कि 23 सितंबर 1908 में इनका जन्म हुआ था और 24
24 अप्रैल 1974। कब है? 1974 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा तो आप अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिएगा ना, बना लीजिएगा ना, तो बहुत आसान है। देखिए नंबर 23 सितंबर इनका जन्म हुआ था, उसके बाद 24, ठीक है, 24 अप्रैल याद रखना है। 24 अप्रैल कब? 1974। ठीक है, 24 अप्रैल 1974। माता जी का नाम क्या है? मनरूप देवी। इनके माता जी का नाम क्या है बाबू? मनरूप देवी। और इनके पिताजी का नाम रवि सिंह। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या लिखा हुआ है बाबू? रवि सिंह। ठीक है, चलिए इनकी पत्नी का नाम श्यामवती देवी। क्या है बाबू? श्यामवती देवी इनकी पत्नी का नाम। तो अब आपको याद रखना है कि इनकी पत्नी, यानी पूछा जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी की पत्नी का नाम, तो श्यामवती देवी। ठीक है, तो समझ में आ गया ना जी क्या लिखना है? देखिए अब हम लोग अच्छे तरीके से फिर से हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहां बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908। ये कहां के रहने वाले थे? सिमरिया, बेगूसराय। ठीक है, मनरूप देवी इनके माता देवी, रवि सिंह इनके पिताजी का नाम। ठीक है, श्यामवती देवी इनकी पत्नी का नाम। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो यही चीज है रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में कि इनका जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, माताजी का नाम, पिताजी का नाम एवं पत्नी का नाम, इनका जन्म स्थान कहाँ है। तो ये 4-5 चीज जो है बहुत महत्वपूर्ण रहता है, जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है बाबू। ठीक है, एग्जाम्स में क्या होता है, ये सब क्वेश्चंस आ जाता है। लेखक के बारे में, लेखक परिचय जो है वह जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होता है ना बाबू, वो यहीं से बनता है। क्या होता है? यहीं से बनता है। ठीक है, तो अब आ गया ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षा कहां से की है, इनकी है, इन्होंने क्या क्या लिखा है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए बाबू, शिक्षा इन्होंने कहां से किए हैं वो चीज आप लोगों को बताना होगा। यहां से देखिए शिक्षा, यानी कि सबसे पहले वो पढ़ाई क्या करना चालू किए, कहां से पढ़ना चालू किए, तो प्रारंभिक में सबसे पहले बाबू कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी अपने गांव में और उसके आसपास ही शिक्षा ग्रहण किए। यानी कि सबसे शुरू में अपने गांव, अपने घर में ही, वहां आसपास जो भी थोड़ा बहुत स्कूल वगैरह होगा ना छोटा बड़ा, वहीं से उन्होंने वो पढ़ना चालू कर दिए। उसके बाद बाबू 1928 में, कब? 1928 में कहां से? मोकामा घाट। 1928 में मोकामा घाट रेलवे स्टेशन के पास एक हाई स्कूल है बाबू, वहीं से उन्होंने मैट्रिक पास किए। क्या किए? मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल के पास जो है 1928 ईस्वी में। कब? 1928 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिक पास किए। 1908 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और 1928 में इनका क्या हुआ? फर्स्ट, यानी 1908 में बाबू इन्होंने मैट्रिक पास किए। ठीक है, उसके बाद देखिए 1932 में, कब? 1932, यहां पर लिखा हुआ है ना कि 1932 में वो पटना कॉलेज, कौन से कॉलेज? 1932, यानी कि 1928 में मैट्रिक पास कर लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट कि 1908 मैट्रिक पास कब किए? तो 1928। कब? 1928। और इंटर तो 2 साल बाद यानी 1930 होगा, लेकिन यहां नहीं है। लेकिन 1932 में वो पटना कॉलेज, ठीक है, 1932 में पटना कॉलेज से बीए, ठीक है, बीए उन्होंने पास किए। बीए ऑनर्स इतिहास उन लोगों का कौन सा था? उनका बीए में कौन सा सब्जेक्ट था बाबू? इतिहास सब्जेक्ट था। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, उसके बाद वृत्ति। ये तो हो गया उनके बारे में शिक्षा। शिक्षा करने के मतलब कि रामधारी सिंह दिनकर जो है वो कहां से पढ़ाई किए, तो सबसे पहले क्या किए थे बाबू? सबसे पहले अपने घर, अपने आसपास जो भी स्कूल वगैरह होगा, छोटा वगैरह कहीं भी, वो पढ़े थे। उसके बाद 1928 में मोकामा रेलवे स्टेशन के पास हाई स्कूल है, वहां से उन्होंने 1928 में मोकामा से मैट्रिक पास किए। उसके बाद 1932 में कहां से? 1932 में पटना कॉलेज से उन्होंने बीए पास किए बाबू, इतिहास सब्जेक्ट से। कौन से सब्जेक्ट? इतिहास सब्जेक्ट से। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए इनके बारे में वृत्ति देख लेते हैं, यानी कि ये किए तो वो कहां जाकर नौकरी पाए, उनका क्या रहा, योगदान रहा। ठीक है, तो वही हम लोग यहां देखेंगे। सबसे पहले वो प्रधानाध्यापक बने, यानी कि बाबू वो प्रिंसिपल बने। कौन से कॉलेज, कौन सा स्कूल में? HE स्कूल। कहां पर है? शेखपुरा के पास है, बरबीघाट। वहीं पे उन्होंने क्या किए? वो स्कूल में प्रधानाध्यापक बने। ठीक है, सब उसके बाद क्या? सब रजिस्ट्रार, सब डायरेक्टर जनसंपर्क, ठीक है, जनसंपर्क विभाग एवं
एवं एवं देखिए यह क्वेश्चन आ जाएगा कि बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर बने, क्या बाबू, हिंदी के प्रोफेसर वो कौन बने थे, रामधारी सिंह दिनकर। कौन बने थे, हिंदी के प्रोफेसर रामधारी सिंह दिनकर। कहां, बिहार विश्वविद्यालय में। उसके बाद भागलपुर विश्वविद्यालय में उन्होंने क्या बना, उप कुलपति। क्या बने बाबू, भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति बने, ठीक है। और क्या, हिंदी के प्रोफेसर बिहार विश्वविद्यालय में, हिंदी के प्रोफेसर बिहार विश्वविद्यालय में और भागलपुर विश्वविद्यालय में वो उप कुलपति क्या बने बाबू, उप कुलपति बने, ठीक है, भागलपुर विश्वविद्यालय में, ठीक है। उसके बाद देखिए हिंदी के रूप में भी कार्य किया, हिंदी सलाहकार के रूप में भी उन्होंने काम किया। कौन, रामधारी सिंह दिनकर। समझ में आ गया ना। अब देखिए क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है कि साहित्य अभिरुचि। देखिए क्या है, इन्होंने क्या क्या लिखा साहित्य अभिरुचि में। देखिए हम लोग देखेंगे कि 1925 में, कब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 1925 में, कब, 1925 ईस्वी में छात्र सहोदर। क्या लिखा हुआ है कि 1925 में छात्र सहोदर की, ठीक है, छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित हुई। यानी कि 1908 में बाबू वो जन्म लिए, ठीक है। उसके बाद 1925 में पहली वो जो है वो कविता प्रकाशित कर दी है। यानी कि पहली कविता उन्होंने 1925 में लिख दी है बाबू, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा हुआ, देश पटना प्रकाश बेगूसराय प्रतिमा कन्नौज छात्र, ठीक है, कन्नौज में छात्र जीवन रचनाएं प्रकाशित। उसके बाद क्या है कि 21 वर्ष, क्या लिखा हुआ है बाबू कि 21 वर्ष की अवस्था में उन्होंने, ठीक है, 21 वर्ष की अवस्था में, क्या प्यारे स्टूडेंट्स की 21 वर्ष की अवस्था में, 21 वर्ष की उम्र में कौन, रामधारी सिंह दिनकर पहली कविता पुस्तक प्रणभंग, कौन सा, प्रणभंग प्रकाशित किए, ठीक है। यानी 21 वर्ष की अवस्था में कौन, रामधारी सिंह दिनकर पहली कविता पुस्तक, यानी कि जो बहुत सारा जिसमें रहता है ना वही उन्होंने प्रकाशित किए 21 वर्ष में मात्र। समझ लीजिए कितने वीर थे बाबू, ठीक है, कितने ज्ञानी थे। मात्र 21 वर्ष में उन्होंने वो पुस्तक, ठीक है, वह पुस्तक जो है, पुस्तक का नाम क्या है बाबू, प्रणभंग प्रकाशित कर दिया। क्या कर दिया, प्रणभंग वो है वो पब्लिश कर दिया गया, यानी प्रकाशित कर दिया गया। यहां से क्वेश्चन आएगा तो एक को वो छूटेगा जी, नहीं ना छूटेगा। इतना अच्छे तरीके से आपको मैं बता रहा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले उन्होंने प्रारंभ में क्या है, शिक्षा यदि किए तो वो गांव में सबसे पहले शिक्षा प्राप्त किए। उसके बाद 1928 में बाबू वो क्या किए, 1928 में कहां से, मोकामा से मैट्रिक पास किए। फिर 1932 में उन्होंने कहां से, 32 में पटना कॉलेज से कौन से सब्जेक्ट में बीए जो किए थे, इतिहास सब्जेक्ट से। कौन से, इतिहास सब्जेक्ट से। उसके बाद देख लीजिए वृत्ति यानी कि प्रधानाध्यापक उन्होंने बने थे सिगा में। क्या लिखा हुआ है, एचई स्कूल में वो प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल रहे, सब रजिस्टर सब डायरेक्टर बने, संपर्क विभाग एवं संपर्क विभाग एवं बिहार विश्वविद्यालय में उन्होंने हिंदी के प्रोफेसर बने बाबू, ठीक है। बिहार विश्वविद्यालय में रामधारी सिंह दिनकर कौन, हिंदी के प्रोफेसर बने। उसके बाद भागलपुर विश्वविद्यालय में, कहा, भागलपुर विश्वविद्यालय में उन्होंने उप कुलपति। पूछा जाएगा कि उप कुलपति कौन बने थे, ठीक है, कौन लेखक बने थे कॉलेज में, तो भागलपुर विश्वविद्यालय। का लिखना है, भागलपुर विश्वविद्यालय। और हिंदी के प्रोफेसर कौन से विश्वविद्यालय में, तो कौन सा है, यहां पर लिखा हुआ है कौन सा, बिहार, कौन सा विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय में उन्होंने हिंदी के प्रोफेसर बने थे, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि 1925 में वो छात्र सहोदर, क्या, 1925 में छात्र सहोदर के नाम से उनका वो प्रकाशित हुए। उसके बाद 21 वर्ष की अवस्था कविता का पुस्तक जो है वो प्रकाशित कर दिए, मात्र 21 वर्ष की उम्र में बाबू, ठीक है। चलिए अब हम लोग जान गए इनके बारे में सब कुछ। उसके बाद देखिए क्या है, कृतियां इनका देखिए, और पुरस्कार इनको मिला, कौन सा पुरस्कार मिला, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखे हुए हैं बाबू, जो ग्रीन कलर से है ना वह इंपॉर्टेंट है, उसको आपको याद रखना है। क्या करना है, जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, ठीक है, इनकी कृतियां जो है इनकी वो आपको याद रखना है। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो लिखा क्या गया है, देखिए कृतियां, सबसे पहले इनके बारे में कृतियां देख लेते हैं। उसमें भी कौन सी कृतियां, काव्य में। उसके बाद देखेंगे गद्य खंड में, ठीक है, यानी गद्य खंड में। उसके बाद काव्य खंड में। तो यहां पर हम लोग बारी बारी से सब जानेंगे। 8 से 9 ज्यादा नहीं याद रखना है, 8 से 9 जो है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, उसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में क्या है, प्रणभंग है, क्या है,
प्रणभंग है, ठीक है, वो कब लिखा गया था बाबू? 1929 में राम द्वारा, ठीक है। प्रणभंग हो गया। उसके बाद देख लीजिए रेणुका है, क्या है? रेणुका इंपोर्टेंट है 1935 में। कब? 1935 में रेणुका लिखा गया था, रेणुका इंपोर्टेंट है। उसके बाद देखिए बाबू क्या है? हुंकार, ठीक है। हुंकार कब लिखा गया था? 1938 में। कब है? हुंकार, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है? रसवंती, रसवंती वो तो उतना नहीं है इंपोर्टेंट। उसके बाद देख लीजिए क्या है? कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है 1946 में बाबू। कब? 1946 में। कौन सा? कुरुक्षेत्र, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए रश्मि रथी, रश्मि रथी जो है वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है बाबू। क्या है? रश्मि रथी जो है वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, 1952 में लिखा गया था। कब? 1952 में। किनके द्वारा? रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। उसके बाद क्या है? नील, क्या है? नील कुसुम, नील कुसुम, नील कुसुम 1954, नील कुसुम 1954। ये इंपोर्टेंट नहीं है, क्या है? ये इंपोर्टेंट उतना ज्यादा जो है वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उर्वशी, उर्वशी जो है बाबू वो इंपोर्टेंट है। क्या है? उर्वशी 1961 में उन्होंने वो पुरस्कार भी प्राप्त किए थे। कौन? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी जब लिखे थे ना रामधारी सिंह दिनकर, तो उन्हीं का था। यानी कि उर्वशी वो लिखे थे बाबू, ठीक है। उर्वशी यानी वो लिखे थे रामधारी सिंह दिनकर, तो उन्हीं के द्वारा जो है, उन्हीं के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था रामधारी सिंह दिनकर को, जो लिखे थे उर्वशी लिखे थे 1961 में। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है कि परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में परशुराम की प्रतीक्षा लिखे थे। उसके बाद क्या है? कोमलता और कवित्व। क्या है बाबू? कोमलता और कवित्व वो कब लिखे थे? 1964। उसके बाद देखिए इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट वाला मैं यहां पर आपके लिए लिख के लाया हूं बाबू कि हारे को, क्या लिखा हुआ है कि हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम 1900 में, हारे को हरिनाम इंपोर्टेंट है, ठीक है। क्या क्या है? रेणुका, हुंकार, उसमें उसके बाद क्या है? कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, हारे को हरिनाम, ठीक है। उसके बाद देखिए कृतियां, देखिए गदखंड में, गदखंड में कृतियां क्या क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्या है? मिट्टी की ओर, मिट्टी की ओर 1946 में। उसके बाद देखिए क्या है बाबू? अर्धनारीश्वर, क्या लिखा हुआ है? अर्धनारीश्वर, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? अर्धनारीश्वर किनके द्वारा लिखा गया? रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ जाएगा, तो लिखिएगा ना जी, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा क्वेश्चन में आ जाएगा कि हुंकार किनकी रचना है, हुंकार किनकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी किनकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर। रश्मि रथी किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। यही सब जो है 8-9 गो जो है वह इंपोर्टेंट है, इसके सिवा ज्यादा कुछ नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ठीक है। उसके बाद बाबू क्या लिखा हुआ है कि संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, जितना कहा जाए उतना कम, ठीक है। यानी कि संस्कृति के 4 अध्याय पर उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यानी कि वो जब लिखे थे संस्कृति के 4 अध्याय पर, कौन सा पुरस्कार मिला था बाबू? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था 1956 में, उन्होंने लिखा था। उसके बाद बाबू क्या है? काव्य की भूमिका, ठीक है। व्हाट पीपल, व्हाट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज, ठीक है। उसके बाद देखिए इंपोर्टेंट क्या है? दिनकर की डायरियां। क्या लिखा हुआ है बाबू? क्या लिखा हुआ है? दिनकर की डायरी, दिनकर की डायरी। यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है बाबू। क्या है? बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को देखिए एक बगल से फिर से बता रहा हूं कौन कौन इंपोर्टेंट है इनकी कृतियां, इनकी कृतियां कौन कौन इंपोर्टेंट है वो मैं यहां से आप लोगों को बता रहा हूं। कौन कौन? देखिए समझिए अच्छे से। क्या है? फर्स्ट नंबर आपके ले लीजिए, क्या कौन सा ले लीजिए? रेणुका, रेणुका फर्स्ट नंबर ले लीजिए बाबू। हुंकार ले लीजिए दूसरे नंबर पर। थर्ड नंबर पर ले लीजिए कुरुक्षेत्र, कौन सा? कुरुक्षेत्र। चौथे नंबर पर ले लीजिए रश्मि रथी। पांचवें नंबर पर ले लीजिए ये उर्वशी, पांचवें नंबर उर्वशी। छठे नंबर आपको क्या लेना है? हारे को हरिनामा, छठे नंबर, ठीक है। 7 नंबर में अर्धनारीश्वर, ठीक है, याद रखना। 8वां नंबर बाबू संस्कृति के अध्याय, क्या है? संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्या है? क्या लिखा हुआ है कि दिनकर की डायरी, दिनकर की डायरी किनकी रचना है?
रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो ये सब आपको याद रखना, इससे भागना नहीं पड़ेगा बाबू। आपका एग्जाम्स है ना, तो याद तो करना ही पड़ेगा ना, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। ज्यादा कहाँ है, 8-9 तो है ही, उसको याद कीजिएगा ना, तो 1-2 क्वेश्चंस आ भी सकता है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो वो वहां पर आपको बनाने में आसानी होगी बाबू, ठीक है। यानी कि एक जानकारी के तौर पर भी होना जरूरी है ना। पढ़ते हम किस लिए हैं, कि जानकार हो। एग्जाम्स तो देना ही है, लेकिन एक जानकारी रहिएगा ना बाबू, तो कहीं भी आप बोल सकते हैं, कहीं भी आप समझा सकते हैं, कहीं भी आप कुछ भी कर सकते हो। तो ज्ञान जो होता है वो बहुत ज्यादा मूल्यवान होता है, ज्ञान होना बहुत जरूरी है बाबू, ठीक है। यानी उनको उनकी कृतियां देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी की कृतियां कौन कौन है, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, हारे को हरिनामा, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, रश्मिरति, कुरुक्षेत्र, और लास्ट क्या है, दिनकर की डायरी। बस इतना ही है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए बाबू क्या है, यानी कि उनको क्या क्या मिला था सम्मान मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पुरस्कार एवं सम्मान किनको, रामधारी सिंह दिनकर जी को, वो बतलाना है। यानी कि 2 जो सम्मान है उनको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। कौन कौन, संस्कृति के 4 अध्याय पर उनको क्या मिला था, यह क्वेश्चंस आ सकता है क्या। संस्कृति के 4 अध्याय पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। संस्कृति के 4 अध्याय पर जब वो लिखे थे ना, तब यह पुरस्कार मिला था, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, उर्वशी वो लिखे थे, क्या लिखे थे बाबू, उर्वशी जब वो लिखे थे तो उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कौन सा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, राज्यसभा के वो सांसद रहे, उनको, ठीक है, पुरस्कार सम्मान हो गया, वो राज्यसभा का क्या रहे, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद देख लीजिए, पद्म भूषण, ठीक है, उनको पद्म भूषण भी सम्मान मिला था बाबू। क्या हुआ था, पद्म भूषण मिला था, और कई अलंकरण से सम्मानित किए गए, उनको हर एक जगह सम्मानित किए जाते थे, ठीक है। वही चीज यहां लिखा हुआ, पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे, और राष्ट्र कवि के रूप में समादूत हुए, समादूत वो राष्ट्र कवि के रूप में हुए रामधारी सिंह दिनकर जी। यानी पूरा अच्छे तरीके से यदि इनको बोला जाए तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। सिमरिया बेगूसराय के रहने वाले हैं बाबू, ठीक है। 1908 में इनका जन्म हुआ था, 1974 में इनका मृत्यु हो गया। क्या हुआ, 1974 में इनका मृत्यु हो गया, ठीक है। चलिए, यहां से आ गया समझ में ना बाबू। ये सब इंपोर्टेंट यही है कि 8-9 को याद रखना है, और उनको 2 पुरस्कार, संस्कृति के 4 अध्याय, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, उर्वशी, और ज्ञानपीठ पुरस्कार वो लिखे थे ना उर्वशी, तो उनको क्या हुआ था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार बाबू, ठीक है। और राज्यसभा के वो सांसद रहे, सदस्य रहे। उसके बाद लीजिए क्या है, पद्म भूषण अलंकारों से सम्मानित किया गया, और राष्ट्र कवि तो है ही रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। अब देखिए हम लोग चल लेते हैं कहानी के बारे में। कहानी के बारे में क्या, जो कविता में लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा, अब हम लोग इनके बारे में समझ लेते हैं बाबू, ठीक है। चलिए, अब तो हम लोग इनके बारे में सब कुछ देख लिए, और देखिए क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जितने बड़े, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी जितने बड़े कवि थे, उतना ही समर्थ गद्यकार भी थे। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जितने बड़े क्या थे, कवि थे, उतने बड़े ही गद्यकार भी थे, ठीक है। यानी कि गद और गद खंड और पद खंड, यानी काव्य खंड और गद खंड, वो दोनों लिखते थे बाबू, ठीक है। उनके गद, क्या लिखा हुआ है कि उनके गद में भी उनकी कविता के गुण औज पौज, क्या है कि उनके, लिखा हुआ है, कविता के गुण औज पौरुष भावपूर्ण, क्या है, पौरुष प्रभावपूर्ण वाग्मिता और रूप, क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कि उनके गद में भी उनकी कविता के गुण औज पौरुष प्रभावपूर्ण वाग्मिता और रूपक धर्मिता इत्यादि उसी सहजता और प्रभाव के साथ मुखरित है। क्या है, प्रभाव के साथ मुखरित है उनकी कविता, उनकी दिनकर जी की कविता और गद, क्या है, गद दोनों में उनके व्यक्तित्व की एक जैसी गहरी छाप है। उनकी भाषा कुछ भी छिपाती नहीं, सब कुछ जो है उजागर कर देती है। रामधारी सिंह दिनकर की भाषा जो है वो सब कुछ जो है उजागर कर देती है, कुछ भी छिपाती नहीं है। अब यह पाठकों और श्रोताओं की ग्रहणशीलता, क्या है, अब यह पाठकों और श्रोताओं की ग्रहणशीलता पर जो है वो निर्भर करती है, डिपेंडेंट करती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वह कितनी जागरूक और चौकन्ना है,
उनकी पराक्रमी वाणी में सन्नाटे और मौन का सक्रिय निषेध का बल भी है। क्या लिखा हुआ गया, वह उठकरी हुई बानी है। ठीक है, यह क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से नहीं आएगा, बस दो चीज इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जितने बड़े वो कवि थे उतने बड़े वो गद्यकार भी थे। कौन बाबू, रामधारी सिंह दिनकर। यही दो पॉइंट है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए यहां कौन सा पॉइंट है कि छाया वदंतर कवि है। कौन है, छाया वदंतर कवि। छाया वदंतर कवि, वदंतर युग के कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। वही चीज यहां दिखाया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर छाया वादंतर युग के प्रमुख कवि हैं। वे भारतेंदु युग से प्रवहमान, क्या है, भारतेंदु युग से प्रवहमान राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि है। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 की दशक से ही कर दी थी। ये इंपॉर्टेंट है बाबू, दो क्वेश्चंस यहां से इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, और जो है वहां से कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जो थे छाया वदंतर कवि थे। कहने का मतलब है कि 1920 से शुरू होता है बाबू। कब, 1920 से शुरू होता है, कब चलता है 1930 तक, वही चीज बताया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए क्या है कि किंतु अपनी संवेदना और भाव बोध से वे चौथे रूप में ही पहचाने गए। उन्होंने प्रबंध, मुक्तक, गीत, प्रगीत और व्याख्यान इत्यादि अनेक काव्य शैलियों में सफलतापूर्वक उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की। प्रबंध काव्य के क्षेत्र में छायावाद के बाद के कवियों में उनकी उपलब्धियां सबसे अधिक और उत्कृष्ट है। भारतीय और पाश्चात्य साहित्य का उनका अध्ययन अनुशीलता विस्तृत एवं गंभीर है। उसकी छाया उनके अनेक काव्य और गद्य दोनों पर है। स्वभावतः गद्य पर अधिक स्पष्ट और मुखर जातीय महाकाव्य महाभारत और व्यास की कवित्व प्रतिभा का दिनकर पर वैभववर्धक प्रभाव है। रामधारी सिंह दिनकर में इतिहास और संस्कृति परंपरा की गहरी चेतना है और समाज राजनीतिक वैश्विक परिप्रेक्ष्य बोध है, तो जो उनके साहित्य में अनेक स्तरों पर व्यक्त होता है। जो उनके साहित्य में अनेक स्तरों पर व्यक्त होता है। ये ज्यादा है नहीं, दो जो इंपोर्टेंट है। क्या क्या इंपोर्टेंट है मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि छाया वदंतर युग के कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। और 30 के दशक के कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है कि गद्य के क्षेत्र में रामधारी सिंह दिनकर ने अनेक उल्लेखनीय कृतियां दी हैं। गद्य के क्षेत्र में जो अनेक अर्थों में उनके युग की उपलब्धियां मानी जा सकती है। काव्य चिंतन, संस्कृति चिंतन, भाषा चिंतन, समाज चिंतन आदि को लेकर उनके गद्य लेखन की अनेक कोटियां बनती है। उनके गद्य में विषय वस्तु शैली विधा और गद्य रूप की दृष्टि से पर्याप्त वैविध्य है। सामान्यतः उनका साहित्य, विशेषकर गद्य साहित्य, संबोधित साहित्य, लेखक जानता है कि वह किनके लिए लिख रहा है। उसकी रचनाएं उस तक लिखा हुआ रचनाएं हैं, उस तक मनचाहे रूप से संप्रेषित हो जाती है। स्वभावतः दिनकर के साहित्य में क्या लिखा हुआ है, दिनकर के साहित्य में एक प्रत्यक्षता और गर्माहट है। क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कौन से कवि हैं जिनके साहित्य में क्या है, प्रत्यक्षता और गर्माहट है। तो ऑब्जेक्टिव में लिखा जाएगा तो आपको क्या लिखना, रामधारी सिंह दिनकर। क्या है, प्रत्यक्षता और गर्माहट जो है वो किनकी रचना में है, रचना में जो है क्या है, दिनकर की साहित्य में, रामधारी सिंह दिनकर के साहित्य में क्या क्या है बाबू, प्रत्यक्षता और गर्माहट रामधारी सिंह दिनकर जी के साहित्य में है। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है कि यहां उनका प्रसिद्ध निबंध जो है अर्धनारीश्वर प्रस्तुत है। क्या है, अर्धनारीश्वर प्रस्तुत है। उसके बाद अर्धनारीश्वर भारत का एक मिथकीय प्रतीक है। अर्धनारीश्वर जो है क्या है, अर्धनारीश्वर
एक भारत का मिथकीय प्रतीक है, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर अपना मनचिता आदर्श निरूपित होते देखते हैं। मनचिता क्या है? रामधारी सिंह दिनकर अपना मनचिता आदर्श निरूपित देखते हैं। यह उनका प्रिय प्रतीक है, जो प्रायः उनके काव्य और गद्य साहित्य के प्रत्यक्ष और प्रक्षोभ रूपों में व्यक्त होता है और काम करता दिखलाई पड़ता है। जीवन भर यह रामधारी सिंह दिनकर का उपास्य आदर्श बना रहे। उनकी संवेदना, भाव बोधक और काव्य संस्कार पर इसका गहरा असर है। इस प्रतीक के सांस्कृतिक क्या है? इस प्रतीक के सांस्कृतिक अभिप्राय क्या है? क्या यह आज के सामान्य मनुष्य और सभ्यता के लिए भी हो? क्या है कि क्या यह आज के सामान्य मनुष्य और सभ्यता के लिए कोई अर्थ और संदेश रखता है? रामधारी सिंह दिनकर इस परिप्रेक्ष्य में इस निबंध में विचार करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जन्म शताब्दी वर्ष में इस प्रिय प्रतीक पर उनके द्वारा फुर्सत से सोचते हुए लिखे गए इस निबंध द्वारा हम लेख के मौलिक अखंड स्वरूप की एक झलक पा सकते हैं, जो प्रायः ओट और धुंध लोग क्या है? वो जो प्रायः ओट और धुंध लके में रहता आया है, धुंध लके में रहते हुए आया, वही चीज यहां पर बताया है। यही चीज एक इंपोर्टेंट है कि अर्धनारीश्वर क्या है बाबू? एक निबंध है। क्या है? अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है। आएगा ऑब्जेक्टिव में, अर्धनारीश्वर क्या है? तो एक निबंध है। ठीक है, उसके बाद क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी वही लिखे हैं, वही चीज यहां पर मैं आप लोगों को पढ़ना है। क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा ही लिखा गया है, वही चीज यहां पर समझना है। क्या है कि जिसे हम आधुनिकता कहते हैं। क्या लिखा हुआ बाबू? कि जिसे हम आधुनिकता कहते हैं वह एक प्रक्रिया का नाम है, वह एक प्रक्रिया का नाम है। यह प्रक्रिया अंधविश्वास से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। क्या? यह प्रक्रिया अंधविश्वास से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया नैतिकता में उदारता बरतने की, यह प्रक्रिया नैतिकता में उदारता बरतने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया बुद्धिवादी बनने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया धर्म के सही रूप में पहुंचने की क्या है? यह प्रक्रिया धर्म के सही रूप पर पहुंचने की प्रक्रिया है। आधुनिक वह है जो मनुष्य की ऊंचाई उसकी जाति या गोत्र से नहीं, जो मनुष्य की ऊंचाई उसकी जाति उसकी गोत्र से नहीं, बल्कि उसके कर्म से नापता है। क्या है? कोई भी जाति पाति नहीं, उसके कर्म से, उसके काम से उनका होना चाहिए। ठीक है, नपता है। आधुनिक वह है क्या है? कि आधुनिक वह है जो मनुष्य जो समान समझता है। क्या है? आधुनिक वह है जो मनुष्य को क्या है? जो मनुष्य को समान समझता है, यानी कि जो भी मनुष्य है वो हर मनुष्य समान यानी एक जैसा समझता है। वही चीज यहां पर बोल रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर बाबू। राष्ट्र कवि को ऐसे थोड़े बन जाते हैं। देखिए कितने अच्छे बात है, उन्होंने यह चीज लिखे हैं। ठीक है, यानी सबके बारे में एक समान। अब देखिए बाबू, अब हम लोग क्या देखेंगे? सारांश देखेंगे। क्या देखेंगे? अब हम लोग जो है सारांश देखेंगे और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, फिर आप लोगों का यह जो वीडियो है वो समाप्त हो जाएगा। यानी लेखक के बारे में, लेखक परिचय हम लोग उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके सेकंड वाले वीडियो में क्या देखेंगे प्यारे स्टूडेंट? इसके संपूर्ण अर्थ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं बाबू। क्या लिखा हुआ है देखिए कि क्या लिखा है? पाठ के सारांश लिखा हुआ है। क्या? पाठ के सारांश अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है उसी का हम लोग पाठ के सारांश देखने वाले हैं। ठीक है, यानी क्या है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर निबंध के माध्यम से यह बताते हैं कि नर और नारी, ठीक है, पूर्ण रूप से एक समान है। क्या है? नर और नारी पूर्ण रूप से एक समान है। उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अर्थात नारियों के गुण आए हैं, अगर में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी जो है वो मर्यादा हीन नहीं होती है। उसकी क्या है? उनकी मर्यादा हीन नहीं होती है, बल्कि उसकी पूर्णता में वृद्धि होती है। क्या होती है? बल्कि उसकी पूर्णता में वृद्धि होती है। रामधारी सिंह दिनकर को यह रूप कहीं देखने को नहीं मिलता है, इसलिए वे क्षुब्ध हैं। उनका मानना है कि संसार में सर्वत्र क्या है? संसार में हर एक जगह सर्वत्र
सब पुरुष और स्त्री जो है वे कहते हैं कि नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसका नारीत्व जो है वो भट्टा लगेगा। इसी प्रकार पुरुष समझते हैं, पुरुष भी समझते हैं, नारी भी समझते हैं कि उनका गुण जो है वो नहीं आना चाहिए, जो काम है वही होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि स्त्री योचित गुण अपनाकर वह स्त्रोण हो जाएगा। इस जो है वो बंटवारा से क्या है, रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं वो दुखी हैं। यही नहीं, भारतीय समाज को जानने वाले 3 बड़े चिंतकों, भारतीय समाज को जानने वाले 3 बड़े चिंतकों जो हैं, कौन कौन, रविंद्रनाथ, प्रेमचंद्र और प्रसाद जी जो है वो चिंतन से भी दुखी हैं। क्या है, चिंतन से भी दुखी हैं। और देखिए क्या लिखा हुआ है बाबू कि रामधारी सिंह दिनकर मानते हैं कि क्या लिखा हुआ, रामधारी सिंह दिनकर मानते हैं कि यदि ईश्वर ने आपस में, क्या लिखा हुआ है बाबू कि रामधारी सिंह दिनकर मानते हैं कि ईश्वर भगवान ने आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा नहीं किया। क्या नहीं किया, बंटवारा नहीं किया। तो मनुष्य क्यों बंटवारा कर लिए, वो क्यों फिक्स कर लिए कि ये पुरुष का काम है, यह पुरुष कर सकता है, यह स्त्री का काम है, औरत का काम है, यह औरत कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ईश्वर ने धूप और चांदनी का बंटवारा नहीं किया तो हम कौन होते हैं आपसी गुणों को बांटने वाले, हम कौन होते हैं आपसी गुणों को बांटने वाले। वो ऐसा नहीं सोचते हैं बाबू। वो क्या कहते हैं कि वो सभी लोगों को करना चाहिए। जो पुरुष का काम है वो स्त्री औरत भी कर सकती है, जो औरत का काम है वो पुरुष भी कर सकते हैं। इसमें बंटवारा कौन करने वाले हैं। और देखिए क्या लिखा हुआ है कि वे नारी की पराधीनता का संक्षिप्त इतिहास बताने के, क्या है कि वे नारी के पराधीनता का संक्षिप्त इतिहास बताने के संदर्भ में कहते हैं कि पुरुष वर्चस्ववादी तरीके से अपनाकर नारी को गुलाम बना लिया। जब कृति व्यवस्था, जब संस्कार हुआ जिसके चलते नारी जो है वो घर में और पुरुष जो है वो बाहर रहने लगा, यहां से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई, यहां से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गए। बाबू पहले क्या होता था, घर के औरत जो है वो बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन अब क्या है, अब का युग में सब चेंज हो गया है बाबू। ठीक है, अब जो है वो सभी जगह सब काम कर रहे हैं, कहीं रोक टोक नहीं है, पढ़ने में भी रोक टोक नहीं है, कहीं भी जाने में, नौकरी करने में रोक टोक नहीं है, घूमने में रोक टोक नहीं है। लेकिन पहले के जमाना में क्या होता था, रोक होता था। ठीक है, छोटे में लोगों का शादी हो जाता था और उनको घर में रहना पड़ता था, एक रूम में रहना पड़ता था, बाहर नहीं निकलना पड़ता था। तो ढेर सारा परेशानी पहले के युग में थी। क्या थी, पहले के समय में ढेर सारा परेशानी थी। ठीक है, तो वही चीज व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगी। यहां से जिंदगी 2 टुकड़े में बट गई। यहां से जो जिंदगी है वो 2 टुकड़ों में बट गई। नारी जो है वो पराधीनता होकर अपने समस्त मूल भूल गई। नारी जो है वो पराधीनता होकर अपने समस्त जो मूल्य है, उसका जो इज्जत है, उसका जो मूल्य होना चाहिए, वो सब चीज भूल गई। अपने अस्तित्व, ठीक है, अपने अस्तित्व की अधिकारिणी भी नहीं रही, अपने अस्तित्व की अधिकारिणी भी नहीं रही। उसे यह लगने लगा कि मेरा अस्तित्व पुरुषों को होने से है, मेरा अस्तित्व पुरुषों को होने से है। समाज ने भी नारी को भोग्या समझकर उसका उपभोग खूब किया। नारी समाज, ठीक है, समाज जो होता है, समाज ने भी नारी को भोग्या समझकर उसका खूब उपभोग किया। ठीक है, वसुंधरा भोगियों ने नारी को अनाद की खान मानकर का भी भर उपयोग किया। क्या है, क्या लिखा हुआ है बाबू कि वसुंधरा भोगियों ने नारी को आनंद की खान मानकर उसका भी भर उपभोग किया। दिनकर जी मानते हैं, रामधारी सिंह मानते हैं कि नर और नारी एक ही द्रव्य की 2 दली प्रतिमाएं हैं। नर और नारी एक द्रव्य की 2 प्रतिमाएं हैं। क्या है, 2 प्रतिभाएं हैं। जिसे भी पुरुष अपना क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। जो पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। अतः नारीश्वर, क्या है, अतः अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है। अर्धनारीश्वर जो है सिर्फ इसी बात का प्रतीक जो है वह नहीं है कि नारी और जो कौन है, नारी और नर, ठीक है, जब तक यानी पुरुष और स्त्री, पुरुष और औरत जो है जब तक अलग है, जब तक क्या है, जब पुरुष और औरत अलग है तब तक दोनों अधूरे हैं। क्या है,
जब अलग है तब तक वो दोनों अधूरे हैं। बल्कि इस बात का भी क्या लिखा हो, बल्कि इस बात का भी जिस पुरुष ने नारीत्व की ज्योति जगे, जी क्या लिखा हुआ, बल्कि इस बात का भी जिस पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे, बल्कि यह क्या लिखा हुआ बाबू, बल्कि यह है कि प्रत्येक नारी में भी पुरुष का स्पष्ट आभास है। क्या लिखा हुआ बाबू, कि बल्कि यह प्रत्येक नारी में पुरुष का भी स्पष्ट जो है वो आभास है। रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। वो कहते हैं कि जो है औरत पुरुष में, ठीक है, पुरुष और स्त्री यानी औरत में कुछ भी भेद नहीं है, वो मतभेद नहीं होना चाहिए। जो काम पुरुष कर सकते हैं वो काम स्त्री भी कर सकते हैं, औरत भी कर सकते हैं। जो काम औरत लोग कर सकते हैं वो काम पुरुष भी कर सकते हैं। तो कहां भिन्नता है? जब भगवान नहीं बांटे हैं तो कौन लोग होते हैं जो आपस में बांटने वाले? वही रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है हम लोग संपूर्ण अर्थ में जाए। अब हम लोग चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्या देख लेते हैं? कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखिए क्या लिखा हुआ है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ये 4 ऑप्शंस में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो आपको बताना है कि अर्धनारीश्वर कौन है। अर्धनारीश्वर जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। दूसरा देखिए, दिनकर की किस सभा के सांसद हैं? दिनकर जी वो किस संसद हैं? तो वो बताना होगा बाबू आप लोगों को। क्या हो जाएगा? राज्यसभा के सांसद है। कहां के? राज्यसभा के सांसद है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जो है वो राज्यसभा के सांसद है बाबू। क्या है? सांसद है राज्यसभा का रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, उसके बाद क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था? कौन सा राष्ट्रीय सम्मान मिला था रामधारी सिंह दिनकर को? तो आपको बताना होगा कि पद्म भूषण मिला था बाबू। कौन सा मिला था? पद्म भूषण मिला था रामधारी सिंह दिनकर जी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर कवि के साथ और क्या थे? रामधारी सिंह दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? गद्यकार भी थे। यानी कि क्या हो जाएगा बाबू आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी गद्यकार एकांकीकार। ठीक है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर कवि के साथ साथ गद्यकार भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 5वां नंबर लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय किस विधा में है? ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय किस विधा में है? क्वेश्चन नंबर आपका 5 का क्या हो जाएगा? सी नंबर गद्य विधा में है। क्या है? गद्य खंड में है। कौन सा? संस्कृति के 4 अध्याय जो है वो गद्य विधा में है। अर्धनारीश्वर बाबू क्या है? एक निबंध है। ठीक है, चलिए यहां तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग देख लिए ना। अब दूसरा वीडियो जब आएगा ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग पूरा अर्थ जानेंगे। यहां से तो हम लोग सारांश पढ़ लिए, कुछ समझ में आ गया। अब हम लोग पूरा अर्थ समझेंगे ना बारीकी ढंग से, अच्छे तरीके से, तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में तीसरा वीडियो जो रहेगा उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ अच्छे तरीके से देखेंगे। यानी कि हम लोग को यहां से पूरा फुल सिलेबस पढ़ना है बाबू। क्या करना है? फुल सिलेबस अच्छे तरीके से यहां पढ़ाया जाएगा। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इस नंबर पर आपको संपर्क कर लेना है। क्या करना है? 7667140322 के नंबर पर आप पीडीएफ ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पीडीएफ ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर यह मैसेज कर सकते हैं, अन्यथा आप कॉल भी कर सकते हैं। क्या है नंबर बाबू? 7667140322 के नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर को क्या करना है बाबू? व्हाट्सएप करना है। और लास्टली आप कॉल भी कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ का चिंता नहीं करना है, मैं वीडियो में एक बना दूंगा जिसमें आपको पीडीएफ क्या प्रोसेस रहेगा वो आपको थोड़ा वेट करना है बाबू। ठीक है, अभी क्या करना है? आपको वेट करना है, आपको अच्छे तरीके से सिर्फ स्टडी करना है। कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर अवेलेबल है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से स्टडी करते रहिए, मन लगाकर स्टडी करते रहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। यानी कि अर्धनारीश्वर चैप्टर में यही चीज बोला गया है कि जो पुरुष हैं, जो नर है वो नारी है, जो नारी है वो नर है। ठीक है, अर्धनारीश्वर चैप्टर में यही चीज बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी मन लगाकर पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम लोग आपके लिए पूरा सिलेबस यहां से समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके आप सभी जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तभी विद्यादायनी का जो परिवार आप सभी हैं वो और बड़े होंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।